नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। चमोली में जिस तरह से बड़ी आपदा आई हुई है, आपको बता दें कि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। माड़ा में बर्फीले तूफान में 5 मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं, जबकि 50 मजदूरों का रेस्क्यू किया गया है, उनको निकाला गया है, जिनमें से 4 मजदूरों के इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। 5 मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू कार्य लगातार जारी है और रेस्क्यू किए गए 4 मजदूरों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। तो माणा गांव में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और देखिए 50 मजदूरों को अभी तक निकाला गया है। 5 मजदूर अभी भी निकाले जाने बाकी हैं, जिनको रेस्क्यू ऑपरेशन जिनके लिए लगातार चल रहा है, बताया जा रहा है। और 50 मजदूर निकाले गए हैं। 4 मजदूरों की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। आपको बता दें, देखिए चमोली के माड़ा में हिमस्खलन के मामले पर अपडेट है। 2 श्रमिकों को ऋषिकेश एम्स लाया जा रहा है, एयरलिफ्ट कर लाया जा रहा है। दोनों ही घायल और ऋषिकेश एम्स के ट्रामा सेंटर में इलाज किया जाएगा। देखिए दोनों को एयरलिफ्ट किया गया है और 2 ऋषिकेश के एम्स में लेकर जाया जा रहा है। ट्रामा सेंटर में उनका इलाज होगा। चमोली के माणा गांव में हिमस्खलन में जिस तरह से मजदूर घायल हुए थे, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और मजदूरों को अब बाहर निकाला गया है। 2 मजदूर ऐसे हैं जिनको एयरलिफ्ट किया जा रहा है। हालत गंभीर बताई जा रही है। ऋषिकेश एम्स के ट्रामा सेंटर में उनका इलाज किया जाएगा। तो देखिए घायलों का लगातार इलाज चल रहा है। वहीं पर 4 घायल ऐसे हैं जिन्होंने दम तोड़ दिया और 5 जिनका रेस्क्यू अभी भी चल रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने घटनास्थल का जायजा लिया और घायलों का उन्होंने हालचाल भी जाना है। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाते हैं इस पूरे ऑपरेशन की। पुष्कर सिंह धामी का हवाई सर्वेक्षण। घटनास्थल पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी और मजदूरों से उन्होंने मुलाकात की। माणा में राहत और बचाव कार्य लगातार चल रहा है और युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार जारी है। बर्फबारी से या हिमस्खलन से एवलांच आया था और एवलांच जिस स्थान पर आया वहां पर 55 जो श्रमिक थे वो उस समय काम कर रहे थे और 55 में से और आज प्रातःकाल 14 लोग और सवेरे खोज लिए गए, उनको बचा लिया गया और सब मिलाकर 48 लोग अब हो गए। 48 लोगों को अभी तक ट्रेस कर लिया गया है। बाकी बचे हुए 7 लोग उनको भी बचाने के लिए हर प्रकार की वहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं। मैं भी वहीं पर अभी वहाँ से होकर आया हूँ और चुनौतीपूर्ण है क्योंकि बर्फबारी अत्यधिक हो गई है। उस क्षेत्र के 5 से ज़्यादा ब्लॉकों में बिजली भी नहीं है, बिजली का संपर्क भी कट गया है, सैटेलाइट का इंटरनेट भी नहीं है, दूरभाष भी अभी नहीं हो पा रहे हैं। वहाँ पर जल्दी से जल्दी हम लोगों ने अभी यहाँ पर मीटिंग की, आपस में बात की है कि जल्दी से जल्दी वहाँ पर एंटीना स्थापित किया जाएगा, जिससे कि लोगों को जो है वहाँ पर उनसे आसपास के गांव से लोगों से लगातार संपर्क स्थापित हो। तो क्योंकि जो निकले हैं उनमें से 1-2 लोगों की थोड़ा सा गंभीर स्थिति भी है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं भी तत्काल मिल रही हैं। एएमसी के लोग भी लगे हैं, हमारे स्वास्थ्य विभाग के लोग भी लगे हैं। सबको अस्पतालों में जल्दी से भर्ती कराया जा रहा है और हेलीकॉप्टरों के द्वारा जल्दी से जल्दी उनको रेस्क्यू अभियान पूरा करके जो है सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। जो भी दवाएं इत्यादि चाहिए तो है, ठीक है, अभी सब सुरक्षित। माणा में जो बर्फ के एवलांच के कारण से जो घटना घटी है उसमें लगभग 55 मजदूर फंसे थे। उसमें आईटीबीपी, बीएसएफ और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सभी और केंद्र सरकार और राज्य सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी और रक्षा मंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, सबने और सारे जवानों ने, सेना ने और अपने सहयोग कर लगभग 55 में से 47 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया है। 55 में से 50 लोग जो हैं वो मिल गए हैं और उनमें से 24 को जोशीमठ लाया गया है और उनका इलाज चल रहा है जोशीमठ आर्मी हॉस्पिटल में। एक को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी थी तो उनको एम्स ऋषिकेश भेजा गया है हेली एम्बुलेंस से, और जो बाकी लोग हैं उनको कल अब लाया जाएगा जोशीमठ तक, हेलीपैड तक,
और डिपेंडिंग ऑन उनकी जो कंडीशन होगी, हेल्थ कंडीशन, अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट किया जाएगा। और उसके अलावा जो 5 लोग मिसिंग हैं उनका सर्च लगातार वहाँ चल रहा है और आईटीबीपी, एनडीआरएफ और आर्मी लगातार अभियान में लगे हुए हैं। The avalanche rescue operation is currently underway, led by the rescue team of Ibex Brigade. A total of 6 helicopters have been deployed for evacuation as the roads are blocked. The helicopters include 3 Cheetah helicopters from the Indian Army Aviation, 2 Cheetah helicopters from the Indian Air Force, and 1 civil helicopter hired by the Indian Army. In the latest update, as of now, it has been confirmed that 50 persons have been rescued so far. Unfortunately, 4 injured persons had been confirmed as fatal casualty. The injured are being prioritized for evacuation. Also, in the search operation led by the army is underway to save the balance 5 missing persons. तो देखिए 50 मजदूरों का रेस्क्यू किया गया है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आलोक हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आलोक, रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी क्या अपडेट इस वक्त सामने आ रही है? 2 ऐसे घायल भी हैं जिनको बताया गया है कि एयरलिफ्ट किया गया है। फिलहाल इस ऑपरेशन से जुड़ी क्या अपडेट है? 29 तारीख यानी कल ये खबर सामने आई थी कि लगभग 4 से 6 बजे सुबह एक एवलांच बद्रीनाथ माणा हाईवे के पास आया था। उसके बीच में एक एवलांच आया जिसमें कि 57 मजदूरों को दबे होने की सूचना मिली थी। हालांकि इसमें 57 में से 2 मजदूर ऐसे थे जिसकी छुट्टी पे थे। तो 55 मजदूर कुल थे, जिसमें से 50 मजदूरों को फिलहाल अभी रेस्क्यू किया जा चुका है। 5 मजदूर अभी भी मिसिंग हैं, उनकी खोजबीन अभी भी जारी है। सीआरएफ, एनडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीमें, आईटीबीपी की टीमें सभी वहां पर मौजूद हैं और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो 5 मजदूर मिसिंग है उनको जल्द से जल्द खोजा जाए, उनको भी जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जाए। इनमें से एक बड़ी खबर जो सामने आ रही है कि 50 में से जो 4 मजदूर जो कि क्रिटिकल कंडीशन में थे, जिनकी हालत काफी गंभीर थी, वो उनको बचाया नहीं जा सका है। वो उनको इलाज चल रहा था जोशीमठ के आर्मी अस्पताल में, हालांकि उनको बचाया नहीं जा सका। और अभी भी जो मजदूर जो गंभीर हालत है उनको एयरलिफ्ट कर एक जाने की तैयारी में प्रशासन की टीमें जो है वो जुटी हुई है। इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से पूरी कोशिश की जा रही है कि जो 5 मजदूर अभी भी मिसिंग है उनको जल्द से जल्द खोजा जाए और जो मजदूर क्रिटिकल कंडीशन में उनको जल्द से जल्द स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो दी जा सके। फिलहाल एक बहुत बड़ा ऑपरेशन यहाँ पर किया गया है जिसमें एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी तमाम टीमें यहाँ पर मौजूद थी और अभी भी 5 मजदूर मिसिंग है, उनको खोजबीन की तैयारी फिलहाल की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कड़ी निगरानी इस मामले पर बनी है। साथ ही साथ सीएमओ की बात करें या गृह मंत्रालय डिफेंस मिनिस्ट्री की बात करें, इनकी निगरानी भी इस मामले में बनी हुई है। लगातार अपडेट भी इस पर साझा किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात हुई थी, जहाँ पर उन्होंने तमाम मुद्दे की, तमाम सिचुएशन की हालात जो है प्रधानमंत्री को साझा किए हैं। इसके अलावा आप कोशिश यही है कि 5 मजदूर को भी जल्द खोजा जाए और उसको रेस्क्यू किया जाएगी। हाँ तो बिल्कुल, देखिए घायलों को लेकर क्या अपडेट अभी तक सामने आ रही है? अगर आलोक बात की जाए कि देखिए अभी कई जो घायल हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनकी स्थिति को लेकर क्या अपडेट अभी तक हॉस्पिटल की तरफ से दिया जा रहा है? देखिए शांतिनाथ से 5 मजदूर जो है वो क्रिटिकल कंडीशन में थे, जिसमें 4 की मौत फिलहाल हो चुकी है। इसके अलावा जो और भी घायल है उनको एयरलिफ्ट कर जो एम्स है उसमें रेफर किया जा रहा है, हायर अस्पताल में रेफर किया जा रहा है ताकि उनकी जान किसी तरह बचाई जा सके। और जाहिर सी बात है जो ये 55 मजदूर वहाँ पर फंसे हुए थे वो कहीं ना कहीं बहुत ठंड के बीच में वहाँ पर फंसे हुए थे। 7 फीट के करीब बर्फ है, वहाँ पर वो फंसे हुए थे और हो सकता है कई मजदूर की हालत जो है वो गंभीर हो। इसके लिए तमाम प्रयास किए जाने की किसी तरह उनको बचाया जा सके, इसके लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है और स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं उनको भी प्रदान की जा रही है। भी शांति। ठीक है आलोक, बहुत शुक्रिया। नज़र बना के रखिए, आपसे आएंगे वापस भी अपडेट लेंगे, तो बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका। तो देखिए ऑपरेशन जिंदगी लगातार चल रहा है और 5 मजदूरों की तलाश अभी भी चल रही है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर देहरादून से है, जहां पर रईस जादों ने होटल में तोड़फोड़ की है। स्टाफ पर लाठी डंडों से हमला कर दिया है। नशे में धुत बताया जा रहा है ये तमाम हमलावर। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। देहरादून से खबर है, जहां पर रईस जादों ने होटल में तोड़फोड़ की है और पुलिस जांच में जुटी है। कार पार्किंग के विवाद में होटल में तोड़फोड़ की गई है। देहरादून के सहसपुर थाना क्षेत्र का मामला है। देखिए तस्वीरें सामने आ रही हैं, रईस जादों ने किस तरह से होटल में तोड़फोड़ की है। देहरादून से ये तस्वीरें हैं और कार पार्किंग के विवाद में होटल में तोड़फोड़ की गई है, जिसकी ये तस्वीरें सामने आ रही हैं और पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो कार पार्किंग को लेकर विवाद बताया जा रहा है, जिसके बाद होटल में तोड़फोड़ की गई है। देखिए किस तरह से
होटल में मारपीट और तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है रईस जादव ने होटल में तोड़फोड़ की है और होटल में मारपीट की तस्वीरें, तोड़फोड़ की तस्वीरें आप देखिए। कार पार्किंग को लेकर ये पूरा विवाद। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर रुड़की से है, जहां पर दो भाइयों को गोली मारकर हमलावर फरार हो गए। दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज किया है, जांच पड़ताल शुरू कर दी है। रुड़की से खबर है, जहां पर दो भाइयों को गोली मारकर हमलावर फरार हो गए और दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज किया है, जांच पड़ताल शुरू। आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है पुलिस। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के लढौरा कस्बे का मामला है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद पहला कथित लव जिहाद का मामला सामने आया है और ये पहला मामला है जो सामने आया है। एक गैर समुदाय के युवक पर हिंदू युवती को शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने और जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव डालने का आरोप लगा है। मामला प्रकाश में आने के बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। एक पीड़िता को शादी का झांसा देके उसके साथ रेप किया गया और बाद में शादी के लिए दबाव बनाने के लिए धर्म परिवर्तन की भी बात इसमें संज्ञान में आई थी। पुलिस ने तत्काल इसमें अभियोग पंजीकृत करते हुए आरोपी और उनको जो प्रश्रय देने वाले हैं के खिलाफ कार्रवाई की है। आरोपी को तत्काल अरेस्ट किया गया है, उसको अभी न्यायिक परीक्षा में भेजा जा रहा है और जो पीड़िता है उसके बयान अभी 164 के कराए जा रहे हैं। जो भी उसको सुरक्षा की जरूरत होगी पुलिस उसको तत्काल कराएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नई दिल्ली से खबर है, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री से मिली है विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी और रितु खंडूरी ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है रितु भूषण खंडूरी, देखिए मिली हुई है और केंद्रीय गृह मंत्री से विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष ने मुलाकात की है। उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष रितु खंडूरी, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात। देहरादून विधानसभा को पेपरलेस बनाने के लेकर जानकारी दी है। शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान भराड़ीसैंण के शुभारंभ की भी जानकारी गृह मंत्री को दी गई है। तो देखिए विधानसभा अध्यक्ष ने मुलाकात की है गृह मंत्री अमित शाह से और देहरादून की विधानसभा को पेपरलेस बनाने को लेकर जानकारी दी गई है। नई दिल्ली से तस्वीरें सामने आ रही हैं। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात और मुलाकात की तस्वीरें। चलिए आगे बढ़ते हैं। डोईवाला से खबर है, जहां पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के पहाड़ और मैदान को लेकर विवाद के बीच व्यापार मंडल और किसानों ने नगर पालिका परिषद में बैठक और पत्रकार वार्ता आयोजित की। व्यापार मंडल अध्यक्ष रमेश वासन ने कहा कि उत्तराखंड बनाने में सभी का कहीं ना कहीं योगदान रहा है, हम सभी को भाईचारे से मिलकर रहना चाहिए। जबकि कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने बयान के लिए खेद जता दिया था और उन्होंने जनता से आग्रह किया कि किसी भी प्रकार के बहकावे में न आए। तो उसके लिए उन्होंने खेद भी प्रकट किया अपना और हम सब कोई किसी के कहने में आकर कोई कदम ना उठाएं जिसकी वजह से मतलब हमारे प्रदेश को लोगों को मन दुखी होना पड़े। कि इन बातों की तरफ जो आम जनता है वो ध्यान ना दे और जैसे पहले भी होता आया है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। बड़े बड़े हादसे हुए हैं, बड़ी बड़ी बातें हुई हैं, लोग भूल जाते हैं। इन बातों को भी मैं कहूँगा, आग्रह करूँगा कि भूल जाएं और जो है आपस में प्यार और सद्भावना बनाए रखें, क्योंकि मैं इस उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। अगर मंत्री से कोई बयान दिया भी गया है, उस बयान को इस तरीके से भड़काया ना जाए। से बहुत बड़ा, चाहे कांग्रेस के हों, विधायक, मंत्री हों
पदाधिकारी हों और भाजपा के हों, इसे इस तरीके के भड़का ना जाए जिससे इस प्रदेश का जो भावना भड़के, जो हमारा आपस में एक मिलके हम काम कर रहे हैं उसमें कोई भावना में हमारे फर्क आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर कोटद्वार से है, जहां पर नगर निगम के पास अपना भू स्वामित्व ही नहीं है। नगर निगम कोटद्वार के नवनिर्वाचित मेयर शैलेंद्र सिंह रावत ने कहा कि निगम चुनाव के दौरान उन्होंने खुद जनता से वादा किया था कि नगर निगम क्षेत्र में पुस्तकालय, खेल मैदान बनाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कई अन्य वादे भी जनता से किए थे, लेकिन जब इन वादों को धरातल पर उतारने की बारी आई तो देखा निगम की अपनी खुद की जमीन ही नहीं है। भाषण दिया हमने कि कहीं पुस्तकालय बनाएंगे, कहीं खेल मैदान बनाएंगे, कहीं पार्क बनाएंगे, लेकिन आज जब निगमों में फाइलों को खंगाला जा रहा है तो पूरे कोटद्वार में जो है हम भूमि के स्वामी ही नहीं है निगम। तो 5 साल तक क्या किया इन्होंने, ये भगवानी मालिक है, हमारे पास ज़मीन ही नहीं। तो अब उस ज़मीन को चुस्त दुरुस्त करके एक टेक्निकल लेके वो उसको नक्शे, खसरे, खतौनी सब देख के पहले भूमि का चिन्हित तो करें, और चिन्हित करने के बाद जिलाधिकारी से मेरी बात हुई है। जिलाधिकारी जी ने कहा है कि आप जितने विषय हैं वो सब नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से है, जहां पर बीजेपी के संगठन चुनाव लगातार जारी हैं और प्रदेश भर में लगभग 75% मंडल अध्यक्ष के चुनाव संपन्न कर लिए गए हैं। वहीं पर जल्द ही जिलाध्यक्ष के चुनाव भी संपन्न हो जाएंगे। इस मामले पर बीजेपी के मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि मार्च के दूसरे हफ्ते में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद की नियुक्ति कर देगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के 2/3 मंडल अध्यक्षों से अधिक के चुनाव हो चुके हैं और अब हमारे जिलाध्यक्षों का चुनाव होना है, उसकी प्रक्रिया जारी है। और हमारे जिलाध्यक्षों को लेकर के जो प्रदेश नेतृत्व के द्वारा पर्यवेक्षक बनाए गए हैं वो अपने संबंधित जिले के क्षेत्र में जाकर के वहाँ के कार्यकर्ताओं से, वहाँ के पदाधिकारियों से जो प्रदेश नेतृत्व के द्वारा क्राइटेरिया बनाया गया है रायशुमारी के लिए, उनसे रायशुमारी लेकर के जिलाध्यक्षों का पैनल तैयार कर रहे हैं। और पैनल 3 नामों का पैनल वो प्रदेश नेतृत्व को देने वाले हैं और प्रदेश नेतृत्व जल्द ही अपने जिलाध्यक्षों की घोषणा करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से है, जहां सदन में हुई विधानसभा अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक लखपत वटोला के बीच बहस के बाद से ही लखपत वटोला लगातार पहाड़ी अस्मिता की बात कर रहे हैं। हालांकि उत्तराखंड विधानसभा में सत्ता पक्ष के ही नहीं, विपक्ष के विधायक भी इस मामले में मौन थे। इस मामले पर विधायक लखपत वटोला ने कहा कि द्रौपदी के चीरहरण का केवल दुशासन ही दोषी नहीं था। जिन्होंने ये बात कही है, मैं आज भी कह रहा हूं कि द्रौपदी का चीरहरण में दुशासन ही केवल दोषी नहीं था, जो मौन बने थे वो भी दोषी थे। और मैं आज बता रहा हूं कि सदन में जो मौन थे, जिनका व्यवहार खराब है वो तो सभी जानते हैं और कई बार ये आरोप लगे, लेकिन जो प्रतिनिधित्व पहाड़ के लोग करते हैं, जो चाहे यहाँ से भी करें पहाड़ का प्रतिनिधित्व पहाड़ के नाम पे, उनको सोचना पड़ेगा वो मौन क्यों थे वहाँ। मैं तो चाह रहा हूँ उनको बताना चाहिए कि उनकी मौन स्वीकृति क्यों थी इस गाली में, और उन्होंने किसी ने एक ने शब्द नहीं कहा। पवार जी, ये सोचने वाली बात है। ये कौन कहेगा भाई क्या सत्ता पक्ष विपक्ष क्या है भाई, हम वहाँ सारे लोग हैं, एक साथ हैं। उत्तराखंड विधानसभा में पहाड़ी समाज को अपशब्द कहे गए मामले में कुमाऊं मंडल से पहाड़ी हिंदू आर्मी का एक दल भगवा गमछा पहने चंपावत से कुमाऊं मंडल के जिलों की यात्रा करते हुए बागेश्वर पहुंचा और बागेश्वर में आयोजित प्रेस वार्ता के माध्यम से पहाड़ी हिंदू आर्मी के अध्यक्ष हरीश रावत का कहना है कि वर्तमान में उत्तराखंड सरकार भाजपा और कांग्रेस दोनों मिलकर चला रहे हैं। कांग्रेस विपक्ष की भूमिका से हटकर मित्र विपक्ष की भूमिका में उत्तराखंड में कार्य कर रही है, जिस कारण पहाड़ के लोगों को विधानसभा में गालियां सुननी पड़ रही हैं। देखो, आज सत्ता में भांग्रेस है, वो कांग्रेस भी हो भाजपा भी है, विपक्ष तो है ही नहीं, वो मित्र विपक्ष है। यदि मित्र विपक्ष नहीं होता, विपक्ष के नेता यशपाल आर्य जी का क्यों बयान नहीं है इस बदतमीज के ऊपर। वो सब मिले हुए जी, ना कांग्रेस है ना भाजपा है, ये भांग्रेस है। तो ये हमारे पहाड़ के लोगों की बात बिल्कुल नहीं करेंगे। ये उसी बदतमीज के साथ मिले हुए हैं जो इस राज्य के संसाधनों में लूट मचाए हुए,
यहाँ की संस्कृति को तहस नहस कर देना चाहते हैं और यहाँ की असमिता से खेलना चाहते हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बड़ा ज्वलंत उदाहरण है। न जाने कितनी अंकिताएं इस राज्य में तहस नहस हो गई है। कल तो मैंने सुना ये जो अग्रवाल है इसको बर्खास्त ना करने के पीछे लोग कह रहे कहीं वीआईपी यही तो नहीं। खबर देहरादून से है, जहां बजट सत्र के दौरान सदन में अमर्यादित शब्दों के इस्तेमाल के कारण सरकार और विपक्ष में जुबानी जंग लगातार जारी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एसएन सचान ने इस विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी। एसएन सचान ने कहा कि इस विवाद की मूल जड़ भू कानून और मूल निवास कानून है। साथ ही विवाद पर आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि इस विवाद का कारण कांग्रेस और भाजपा दोनों हैं। मैं यही कह रहा हूं, ये दुर्भाग्य है कि अगर कोई व्यक्ति पहाड़ के लोगों को गाली देता है या कोई भी विधायक मैदान के लोगों को गाली देता है, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी सरकारों की है, जिम्मेदारी यहाँ के नागरिकों की है कि इस तरीके की भावना अल्टीमेटली जन्म क्यों ले रही है। चलिए यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।